बैठिए, आप भी रूल की किताब बैठे हो तो मैं भी रूल की किताब लेके बैठा हूँ। अभी मैं बताता हूँ इस विषय पर। पहले हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। हाँ, आप बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए। इटी मोहम्मद बशीर जी, ओके, इटी मोहम्मद प्लीज। इटी मोहम्मद बशीर, हाँ सर इटी मोहम्मद बशीर जी, समझ लिया आप। प्रेमचंदन जी क्लियर कर दिया सबको। चलो, इटी मोहम्मद बशीर जी सर बेटे, सर आप समझा दिया करो सबको। इटी मोहम्मद बशीर जी। Sir, I express my very strong opposition for the very presentation of this bill because of the pertinent reason. Number one, this is really an attack on the democracy and constitution and federalism of India. Sir, this amendment is implemented in some state will have tenure for less than 3 years even, which is against the vision mandate of the voters of this country. लोकसभा की कार्रवाई इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी, और वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन विधेयक कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में जैसे ही पेश किया, उसके बाद एक एक करके स्पीकर मौका दे रहे हैं सभी सदस्यों को इस बिल पर बोलने के लिए, इसके इंट्रोडक्शन पर बोलने के लिए। कांग्रेस पार्टी से मनीष तिवारी सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने इसके इंट्रोडक्शन का ही विरोध किया। उन्होंने कहा बिल तुरंत वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, मूल स्वरूप के खिलाफ है, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस बिल का किसी सूरत में स्वागत नहीं किया जाता। इसका इंट्रोडक्शन भी हुआ, कभी हम विरोध करते हैं, इसको वापस ले। उनके बाद आपने सुना धर्मेंद्र यादव खड़े हुए समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है गरीबों पिछड़ों सबके खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। टीएमसी से कल्याण बनर्जी ने इसका विरोध किया, वो भी जाने माने वकील हैं। उसके बाद डीएमके की तरफ से इसका विरोध किया गया। तो सारी विपक्षी पार्टियां एक एक करके इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल के खिलाफ बोल रही है। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हमारे साथ। देवेंद्र, आपने कहा था बहस तो बाद में होगी इस बिल पर, लेकिन अभी तो केवल इंट्रोड्यूस हुआ है और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां कह रही हैं तुरंत वापस लिया जाए, वो टेबल भी नहीं होने देना चाहती इस बिल को। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, इंट्रोडक्शन को लेके ही ये विरोध जताया जा रहा है और ये इंट्रोडक्शन पे जो खामियां जो बताई जा रही हैं, उन खामियों के आधार पर उस बिल को रोकने की बात कही जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष इस बात को जानता है क्योंकि नंबर्स गेम में अगर ज़रूरत पड़ी तो वॉइस वोट के हिसाब से ही होना है कि बिल इंट्रोडक्शन को लेके अगर वोटिंग की नौबत आई तो। लेकिन अगर उसके बावजूद प्रेस कर दिया गया और तब नंबर्स गेम की बात आ गई, मतलब वॉइस वोट पर नहीं वोटिंग की नौबत आई, उसके लिहाज से भी सत्ता पक्ष तैयार है कि बिल के इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि सौरभ, अभी तक देखें कि जिन बातों को कहा गया है उसके बारे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस बिल को लेके, जैसे एक बात ये कहना है कि चुनाव आयोग को इतना पावरफुल बना देना। चुनाव आयोग को जिस प्रावधान में पावरफुल बनाने की बात कही गई है वो सिर्फ ये प्रावधान किया गया है कि अगर चुनाव आयोग को ये लगे कि किसी राज्य में वैसी परिस्थिति हो गई है जिसके चलते लोकसभा और बाकी राज्यों के जब चुनाव होने हैं उस समय वहाँ चुनाव नहीं कराया जा सके, तो उसके बारे में वो अलग तारीख तय कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अभी मणिपुर की स्थिति है, मणिपुर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, जम्मू कश्मीर की स्थिति कोई वैसी स्थिति हो कि उस समय वहाँ पे चुनाव कराना संभव नहीं रहेगा, तो इसकी व्यवस्था तो करनी होगी। तो सिर्फ ये प्रावधान उस लिहाज से, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को कोई सुपर पावर बना दिया गया है। दूसरी तरफ फेडरल ढांचे पे चोट पहुंचा रहा है। फेडरल एक साथ चुनाव करा लिया जाना, ये फेडरल ढांचे पे चोट कैसे हो गया? और फिर इसका मतलब 1952 से 1967 तक क्या जो चुनाव हुए वो फेडरल ढांचे पे चोट करने वाली बात थी? ये सारी चीज़ें सत्ता पक्ष के द्वारा बार बार बताई जा रही है और उसके आधार पे वो लोग ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इस पर डिस्कशन हो। और जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल सत्ता पक्ष की मंशा सौरभ नहीं है कि इस बिल को इस सेशन में या अगले सेशन में या उसके अगले सेशन में ही पास करा लिया जाए। इसके लिए इसमें एक लंबा समय लगेगा, सरकार इस बात को जानती है, लेकिन एक प्रक्रिया है। जैसे पहली प्रक्रिया ये थी कि आपने एक आइडिया दिया, दूसरा स्टेप ये हुआ कि एक कमेटी बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति और उनके साथ बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा। तीसरा स्टेप ये है कि बिल लेके आ गया और ये मंथन अभी आगे चलेगा। सौरभ, लेकिन जैसा आपने कहा कि शुरुआत में इस बिल के इंट्रोडक्शन में ही अपना विरोध जो है तमाम दल जाहिर कर देना चाहते हैं। अब देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या डिवीजन की मांग या वोटिंग की मांग विपक्ष के द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार
कर सकते हैं, इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं इसमें संक्षेप में लिखा है। आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है, जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते समर्थन के लिए। मैं सर ये दो जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74, जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि ये कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। माननीय सदस्यगण ने 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। मैंने कहा है कि संक्षेप में अपनी बात रखें, कोई भी दल हो वो संक्षेप में अपनी बात रखें और प्रयास ये करना चाहिए कि मैं नोटिस आप सबने दिया है, नोटिस पे सबका अधिकार बनता है, लेकिन जब मैंने एक व्यवस्था दे दी है और पूर्व में भी ये व्यवस्थाएं मैंने आपको बता दी है
कि पूर्व में भी ये व्यवस्था परंपरा रही है और मैंने आपको हवाला भी दे दिया है कि कब कब ये हुआ है, आप चाहे तो दोबारा उसको निकाल सकते हैं। इसलिए एक दल से एक व्यक्ति बोले, संक्षिप्त में अपनी बात को कह दें। आप दादा इतनी आपको पार्टी ने चुप एक मिनट रहिए ना। हाँ, एक मिनट चंद्रशेखर जी, आप अपनी बात कहते। हाँ Honorable Speaker, sir, हाँ I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation and One Election bill. Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu Naidu ji, has always championed transformative ideas and is well recognized and respected as a visionary leader, sir. TDP is deeply committed to nation-building initiatives such as Vikasit Bharat 2047 and aims to align them with Vikasit Andhra 2047, reflecting the true spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development. Sir, there are several advantages of One Nation, One Election bill, but I would like to quote four. Number one, reduced expenditure and logistical efficiency, sir. Although the official figures for the 2019 Lok Sabha elections vary, news reports estimate the Election Commission of India has spent more than 6,000 crores, sir. In 2024, the estimate of spend was more than 10,000 crores, sir. संक्षिप्त में ओके, आप पक्ष रख दें बस। No, sir. No, please, let me. Yes, sir, give me 2 minutes. Come on. No. The Law Commission 2018 draft report and 27 Niti Aayog report estimates if both the elections are done simultaneously, the cost would reduce at least up to 40%, sir. If the elections are held simultaneously, the voter turnaround would be increased up to 7%, sir. Sir, if the the total estimates of all the parties that spend on these elections is close to 1 lakh crore, sir. Therefore, if the elections are done simultaneously, please. If the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. And the second is continuity in governance, sir. Sir, over the last 6 months alone, there were 3 elections held for the state, sir. So how can the machinery continue to operate if the elections are done continuous fashion, sir? Sir, fourth and probably the most important, sir, in this age. तो आपने देखा जहां इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल के खिलाफ बहुत सारी पार्टियां खड़ी होकर बोली, इसके समर्थन में भी अब दल सामने आ रहे हैं। टीडीपी जो इस सरकार की सहयोगी है लोकसभा में, उसने इस बिल का समर्थन किया। उनके सांसद ने खड़े होकर कहा हमारी अनवेवरिंग सपोर्ट है, समर्थन है इस बिल के लिए। उसके बाद वो अपनी वजह बता रहे हैं और हंगामा शुरू हो गया विपक्ष की तरफ से, जैसे ही उन्होंने ये बातें कहनी शुरू की। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है और देश के पूरे चुनाव तंत्र की व्यवस्था को बदल कर रख देने वाला की क्षमता इस बिल की है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि जेपीसी को इस बिल को सुपुर्द किया जाएगा। वहां पर इस पर और चर्चा के बाद ही सरकार बाद में कभी इसको कानून की शक्ल देने की कोशिश करेगी।